हेलो, नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एवं आगणन सेकेंड, जो भी बच्चे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पढ़ते हैं उनके 6 सेमेस्टर में यह बुक पढ़ाई जाती है। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें पहला जो चैप्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट, इसको मैंने बता दिया है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थिंग के बारे में, जो कि आपको दूसरे नंबर के चैप्टर में दिया गया है। अर्थिंग क्या होती है, अर्थिंग करना क्यों आवश्यक है, अर्थिंग ना करें तो इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इन सभी बिंदुओं के बारे में हम लोग इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अर्थिंग यानी भू संपर्कन। सबसे पहली बात कि मैं आपके लिए यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ जिसको आपको पढ़ना है, जैसा कि भू संपर्कन क्या होता है, भू संपर्कन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। नेक्स्ट बात हम लोग करें तो भू संपर्कित किए जाने वाले बिंदु कौन कौन से हो सकते हैं। अगली हम लोग बात करें तो IS रूल फॉर अर्थिंग यानी अर्थिंग के लिए जो हमारे स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग रूल है वो क्या कहते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो अप्रभावी भू संपर्कन के कारण, यानी आपका भू संपर्कन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। अगली बात हम लोग देखेंगे भू तार तथा इलेक्ट्रोड की माप का ज्ञात करना है, यानी जो हम लोग भू संपर्कन के लिए यानी अर्थिंग के लिए जो अर्थ वायर हम लोग यूज करते हैं और अर्थ वायर का संबंध हम लोग जिस इलेक्ट्रोड से बनाते हैं उसकी माप हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अगली बात हम लोग जानेंगे कि भू प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से होते हैं, यानी फैक्टर इफेक्टिंग जो भी हमारे कारक होते हैं जो कि अर्थ रेजिस्टेंस को प्रभावित करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। अगली बात करेंगे भू प्रतिरोध को कम करने की विधियां कौन कौन सी होती हैं। लास्ट में हम लोग जाते जाते देखेंगे भू संपर्कन के क्या लाभ होते हैं और भू संपर्कन के क्या हानियां होती हैं। तो दोस्तों, अर्थिंग आपको यह भू संपर्कन यानी अर्थिंग पढ़ना है। तो अर्थिंग सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अर्थिंग हम लोग कहाँ करते हैं और किस तरह के उपकरण को अर्थिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो भी हमारे सिंगल फेज़ या 3 फेज़ इलेक्ट्रिकल सप्लाई से चलने वाले इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, वैद्युत उपकरण होते हैं, उनके वे भाग जो धारा वहन न करते हों उन भागों को एक निम्न प्रतिरोध के द्वारा ज़मीन से ग्राउंड करने की प्रक्रिया को हम लोग अर्थिंग कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास कोई मशीन है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यह मशीन है। मशीन कैसी है, यह इलेक्ट्रिकल आपकी मशीन है और इस मशीन के अंदर हम लोग फेज़ और न्यूट्रल को दिए हैं और इसका बाहरी भाग स्टेटर है। यह मशीन के रूप में आपका कुछ भी हो सकता है। आपका सिंगल फेज मोटर हो सकता है, आपके घर की वॉशिंग मशीन हो सकती है, आपके घर का कूलर हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, कुछ भी ऐसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो आपके सिंगल फेज सप्लाई से चल रहे हैं उसको हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। यानी उस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का वह भाग जिसमें धारा वहन न होता हो उस भाग को एक लो रेजिस्टेंस के द्वारा ज़मीन से ग्राउंड करने की प्रक्रिया को अर्थिंग कहते हैं। अब दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि अर्थिंग की क्या आवश्यकता होती है। अगर अर्थिंग आप न करें तो इसके लिए क्या नुकसान होंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए भू संपर्कन की आवश्यकता। भू संपर्कन की आवश्यकता क्यों पड़ती है इसको आपको जानना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भू संपर्कन की आवश्यकता यानी नीड ऑफ अर्थिंग, यानी अर्थिंग की आवश्यकता क्या होती है। तो अर्थिंग की आवश्यकता हमें इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि अगर हम लोग अर्थिंग किए हैं तो जो भी हमारे वैद्युत उपकरण हैं उसके वे भाग जिसमें धारा प्रभावित न होती है उसमें कहीं विद्युत क्षरण हो जाए। अगर विद्युत क्षरण होने पर कोई व्यक्ति उसको छूता है तो उसको विद्युत का झटका लगने का खतरा बना रहता है और इस झटका से उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, उसको भारी दुर्घटना हो सकती है उसके साथ। तो इसलिए हमें अर्थिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। और अर्थिंग जब भी हम लोग जिस धातु
भाग को हम लोग अर्थिंग करते हैं वह जीरो पोटेंशियल पर होना चाहिए, यानी उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होना चाहिए वह जीरो होना चाहिए। दूसरी बात कि अर्थिंग करने से हमें जो आकाशीय बिजली होती है, यानी जो लाइटनिंग वोल्टेज होता है, उससे हमें सुरक्षा मिलती है। दोस्तों आकाशीय बिजली यानी इसको हम लोग हाई वोल्टेज, हाई करंट और हाई फ्रीक्वेंसी का मानते हैं, और ये जब भी किसी मशीन पर गिरेगी तो उस मशीन के अक्रॉस वोल्टेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी, और उस स्थिति में अगर हम लोग अर्थिंग नहीं किए हैं तो ऑपरेटर को विद्युत का झटका लग सकता है। अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें तो ये लीकेज करंट से हमें सुरक्षा प्रदान करती है, यानी लीकेज करंट कहीं मशीन के बॉडी में लीकेज करंट आ गया तो उसकी वजह से हमें यह सुरक्षा प्रदान करती है। और एक और नेक्स्ट बात करें तो उदासीन तार के भू संपर्कन होने से 3 कलीय विद्युत सप्लाई में असंतुलन की स्थिति नहीं आती, यानी एक बैलेंस की कंडीशन भी बनी रहती है 3 फेज सप्लाई में अर्थिंग करने से। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पर हमें किन किन बिंदुओं को भू संपर्कित करने की आवश्यकता पड़ती है, यानी भू संपर्कित किए जाने वाले कौन कौन से बिंदु होते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि जो भी हमारे 3 पिन सॉकेट होते हैं और जो हमारे 5 पिन प्लग सॉकेट होते हैं, इनको अर्थिंग करने की आवश्यकता होती है। अगली बात मैं बताऊं कि 4 तार विद्युत प्रणाली में उदासीन तार यानी 3 फेज 4 वायर में जो हमारा न्यूट्रल वायर होता है उसको हम लोगों को अर्थिंग करने की आवश्यकता होती है। और सभी उपकरण जैसे मोटर हो गए, जनरेटर हो गए, कूलर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गए, गीजर के धातु भाग का मतलब जिसमें धारा वहन न होता हो, उन भागों को हमें अर्थिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे तो ये भी देखिए आप यहाँ पर, जैसे कि सभी घरेलू उपकरण जैसे टेबल लैंप हो गया, विद्युत प्रेस हो गया, विद्युत केतली हो गई, हीटर हो गया तथा ओवन आदि के धातु भाग को 3 पिन प्लग सॉकेट के द्वारा हमें क्या करना चाहिए, अर्थिंग करना चाहिए। सभी धात्विक स्विच, जैसे हमारे पास धात्विक स्विच का मतलब जैसे हमारे जो मेन स्विच होते हैं जहां हम लोग सप्लाई को काटते हैं और जोड़ते हुए हमारे मेटल की बनी होती है, तो उनको हमें धात्विक स्विच को या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या स्विच बोर्ड, बैटन होल्डर तथा पंखे के धातु भाग को हमें अर्थिंग करना चाहिए। सभी स्विच गियर का मतलब जितने भी हमारे प्रोटेक्टिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, जैसे आइसोलेटर हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, हमारे पास रिलेज हो गए, इन सभी के धातु भाग को हमें अर्थिंग करने की आवश्यकता होती है। केबिल, वैद्युत मशीनों तथा केबिल आदि के धातु भाग को हमें अर्थिंग करना चाहिए। सिरोपरी लाइन के धातु आधार, टेक तार तथा केबिल बॉक्स का भाग हमें भू संपर्कित किया जाना चाहिए तथा सभी मशीनों के धातु भाग को हमें भू संपर्कित किया जाना चाहिए। अगली बात करें शक्ति केंद्रों पर प्रत्येक प्रणाली का उदासीन तार, यानी जो हमारे पावर स्टेशन होते हैं उसमें जो हमारे न्यूट्रल तार होता है उसको हमें ग्राउंड करना चाहिए, और ट्रांसफार्मर जो हम ट्रांसफार्मर प्रयोग में लाते हैं उसका भी न्यूट्रल तार हमें क्या करना चाहिए, ग्राउंड में लाना चाहिए, ग्राउंड करना चाहिए। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि किन किन भागों को हमें भू संपर्कित करना है। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी 3 पिन और 5 पिन सॉकेट होते हैं उनको हमें भू संपर्कित करना है। 4 तार वितरण प्रणाली में उदासीन तार को यानी 3 फेज 4 वायर में जो हमारा न्यूट्रल तार है उसको भू संपर्कित करना है। मोटर, जनरेटर, कूलर, रेफ्रिजरेटर, गीजर के धातु भाग को हमें भू संपर्कित करना है। अगली बात हम लोग करें तो टेबल लैंप है या प्रेस है, हीटर, ओवन, इन सभी के धातु भाग को हमें भू संपर्कित करना। बाकी ये सब सारी चीज़ें आपके बुक में दिया गया है दोस्तों, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा ध्यानपूर्वक। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट बात यहाँ पर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि अब IS रूल फॉर अर्थिंग, यानी जो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड रूल है अर्थिंग के लिए, यानी जो विशिष्टताएँ हैं अर्थिंग करने की वह क्या है, इसके लिए हमें पढ़ना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि क्या हमारा IS रूल कहता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि भू संपर्कन, जिस विद्युत संस्थान पर भू संपर्कन करना है उस विद्युत संस्थान से हमें भू संपर्कित जो है कम से कम 1.5 मीटर की दूरी पर करना चाहिए, यानी जिस विद्युत संस्थान का भू संपर्कन किया जाना है उस संस्थान से भू संपर्कन की दूरी कम से कम 1.5 मीटर होनी चाहिए, यह आपको बताया गया है। दूसरी बात यहाँ पर कहा गया है कि अर्थ कंटिन्यूटी वायर, यानी भू सतता वायर जो है, हम जो अर्थिंग के लिए वायर यूज करते हैं उसकी बात कह रहा है, यह 14 SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज, इससे कम माप का नहीं होना चाहिए, यानी इससे कम माप का नहीं होना चाहिए। और अगली बात इसी में
इसमें लिखा गया है कि जो मुख्य तार है, जो हमारा जो मेन तार लगा होता है, जो संस्थान में उपयोग किया जाता है, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होना चाहिए उसके आधे से कम माप का हम लोग अर्थिंग प्रयोग में नहीं लाएंगे। दोस्तों अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर तीसरी बात यहाँ पर देखिए लिखा गया है भू तार तथा अर्थ इलेक्ट्रोड। जब भी हम लोग अर्थिंग बनाते हैं तो जो हमारा भू तार है, जो अर्थ वायर है और जो इलेक्ट्रोड हम लोग प्रयोग में लाते हैं वह एक ही पदार्थ का होना चाहिए। यहाँ पर जैसे आपको लिखा गया एक ही पदार्थ का होना चाहिए। आगे हम लोग बात करें तो भू तार को 60 सेंटीमीटर भूतल से नीचे रखा जाना चाहिए। यानी जो हम अर्थ वायर लेकर जाते हैं सेफ्टी के दृष्टिकोण से, यानी सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसको ज़मीन से 60 सेंटीमीटर नीचे लेकर जाना चाहिए और 12.7 mm व्यास के GI पाइप के अंदर लेकर जाना चाहिए ताकि उसकी यांत्रिकी क्षति से सुरक्षा किया जा सके। तो ये भी बात आपको ध्यान में देना है, ये इंडियन स्टैंडर्ड रूल कहता है दोस्तों, जो कि आपकी किताब में दिया गया है। अगली बात हम लोग करें तो यहाँ पर देखिए संस्थान के लिए विभिन्न परिपथों के भू तार को एक ही जगह यानी मुख्य वितरण बोर्ड से जोड़ा जाना चाहिए। इसके बाद भू तार को वितरण बोर्ड से भू संपर्कन के इलेक्ट्रोड से जोड़ना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि संस्थान में जितने भी आपके रूम हो, जितने भी कमरे हों, उन सभी में जो अर्थ वायर हमारा कहाँ तक आना चाहिए, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है वहाँ तक आना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हमारे जो अर्थ वायर होगा वह इलेक्ट्रोड से जुड़ा होना चाहिए। यह बात आपसे कह रहा है। अगली बात लिखा गया है कि जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है वह ज़मीन से वर्टिकल स्थिति में यानी ऊर्ध्वाधर स्थिति में लगा होना चाहिए। अब जो है देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात लिखी गई है कि जो अर्थ रजिस्टेंस होता है वह दोस्तों वह नमी व स्थान के अनुसार बदलता रहता है। तो यह एक स्टैंडर्ड जो है मानक जो है भू प्रतिरोध कितना होना चाहिए, जो कि अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग होना चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पर टेबल में दिखा गया है, आप भी यहाँ पर देख सकते हैं कि बड़े शक्ति केंद्र के लिए 0.5 ओम से कम नहीं होना चाहिए, 0.5 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद छोटे शक्ति केंद्र 1 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। छोटे उपकेंद्र 2 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। घरेलू तार संस्थान में 1 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। अन्य विद्युत संस्थान में 8 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। खंभे से खंभे के मध्य जो हमारा रजिस्टेंस है वह 1 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। उपकरण तक लाइन प्रतिरोध हमारा 1 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में प्रतिरोध हमारा 3 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये चीज़ें कुछ आपको दिया गया है, इसमें से 2-3 इंपॉर्टेंट है। जैसे बड़े शक्ति केंद्र का रजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0.5 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। छोटे शक्ति उपकेंद्र यानी जो हमारे छोटे पावर स्टेशन होते हैं उनका हमारा रजिस्टेंस कितना होना चाहिए। छोटे जो सब स्टेशन होते हैं उनका, या घरेलू के लिए हमारे कितना अर्थ वायर का रजिस्टेंस होना चाहिए, यह आपको याद होना चाहिए। इसमें से 2-3 चीज़ें और आपको याद होना चाहिए कि अर्थ वायर को हमारा 60 सेंटीमीटर भूतल से नीचे ही लेकर जाना चाहिए। 12.7 mm GI पाइप के अंदर लेकर जाना चाहिए। अगर हम लोग अर्थ वायर का प्रयोग कर रहे हैं तो 14 WG से कम माप का नहीं प्रयोग में लाना चाहिए, या जो हमारा मेन तार प्रयोग में लाते हैं उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से के आधे से कम नहीं होना चाहिए। और एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट और लिखी गई है कि जिस संस्थान पर भू संपर्कन किया जाना उससे कम 1.5 मीटर की दूरी होना चाहिए। दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे अप्रभावी भू संपर्कन के कारण। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्रभावी भू संपर्कन के कारण यानी इम्प्रॉपर अर्थिंग, यानी अर्थिंग प्रॉपर नहीं है, यानी जो आपने अर्थिंग बनाया है यह प्रॉपर नहीं है, यानी सही ढंग से काम नहीं कर रहे। इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पर देखिए इसमें कुछ पॉइंट लिखे गए हैं। सबसे पहली बात कि अर्थिंग अगर सही ढंग से काम नहीं कर रहे, इसका मतलब आप उपयुक्त माप का जो अर्थ वायर आपने प्रयोग में लाया है वह सही आपने चुनाव नहीं किया, यानी उपयुक्त माप का न होना अर्थ वायर, यह पहला कारण हो सकता है। दूसरा कारण यह है कि भू इलेक्ट्रोड की उपयुक्त माप न होना, यानी अर्थ वायर आपने प्रयोग तो सही लाया है और जो उसमें इलेक्ट्रोड प्रयोग में लाया है वह सही माप का नहीं है, इसकी वजह से आपका अर्थिंग अप्रभावी होगा। तीसरा जोड़ ढीले होना, यानी जो हम भू इलेक्ट्रोड और जो अर्थ वायर हम लोग ज्वाइन करते हैं उसका संपर्कन सही नहीं है, इसकी वजह से आपका अर्थिंग अप्रभावी हो जाएगा। अगली बात हम लोग करें तो इलेक्ट्रोड की गहराई कम होना। जब हम इलेक्ट्रोड को ज़मीन में लगाते हैं या धंसाते हैं दोस्तों गड्ढा खद के, तो उसकी गहराई कम होना, या भू संपर्कन में नमी कम होना, जहाँ भी हम लोग अर्थिंग किए हैं तो वहाँ पर नमी कम होना, यह सभी इम्प्रॉपर अर्थिंग के कारण हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और बात इम्पॉर्टेंट लिखा गया दोस्तों
भू तार तथा इलेक्ट्रोड की माप ज्ञात करना है, यानी भू तार व इलेक्ट्रोड की माप ज्ञात करना है। किस साइज़ का हम लोग भू तार यूज़ करेंगे और किस साइज़ का हम लोग इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे, यह आपको यहाँ पर दिखाया गया है या लिखा गया है। दोस्तों सबसे पहली बात यहाँ पर देखिए, घरेलू उपभोक्ताओं को निम्न वोल्टेज यानी लो वोल्टेज सप्लाई से जोड़ा जाता है। अब जो है सप्लायर तथा बोर्ड तक 8 SWG ताम्र या GI तार भूतार के रूप में जोड़ा जाता है, यानी जो हमारा मीटर बोर्ड तक, जो हमारे खंभे से जो मीटर बोर्ड तक हमारा जो एनर्जी मीटर लगा होता है, वहाँ पर 8 SWG तांबे का या GI के तार का हम लोग वायर अर्थ वायर के रूप में लेकर आते हैं। वहीं पर दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं, घरेलू तार संस्थापन में वितरण बोर्ड के बाद परिपथ के लिए 14 SWG, यानी जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बनाते हैं वहाँ से 14 SWG ताम्र का या 12 SWG एल्युमिनियम तार को भूतार के रूप में उपयोग में लाया जाना चाहिए। अथवा भूतार की माप धारावाही चालक की माप के आधे से कम माप का नहीं होना चाहिए। सामान्यतः घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 8 SWG GI तार का GI तार उपयोग भूतार के रूप में लिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको बस दोस्तों यही लिखा गया है कि जो आपका खंभा है, खंभा से आपके जो मीटर बोर्ड है, एनर्जी मीटर, वहाँ पर 8 SWG का हम लोग कापर या GI का तार यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद जो हमारा जो एनर्जी मीटर है, उसके बाद हम लोग मेन स्विच बनाते हैं, उसके बाद जस्ट हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बनाते हैं। इसके लिए लिखा है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, यानी जो हमारा वितरण बोर्ड होता है वहाँ से हम लोग 14 SWG या ताम्र का या 12 SWG एल्युमिनियम का प्रयोग में ला सकते हैं। यह बात आप ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों एक बात और यहाँ पर लिखी गई है, देखिए आप जो है भू प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो भू प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर इफेक्टिंग द अर्थ रेजिस्टेंस, यानी भू प्रतिरोध को कौन से कारक इफेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए भूमि की स्थिति, यानी सॉइल कंडीशन, किस स्थिति में हमारी भूमि है, सूखी है, नमी है या ज़्यादा गीला है, इसकी स्थिति पर हमारा अर्थ रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। भूमि का तापमान यानी सॉइल टेम्परेचर पर हमारा अर्थ रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। मॉइस्चर कंटेंट यानी जो हमारी भूमि में कितनी नमी की मात्रा, इस पर हमारा अर्थ रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अगली बात हम लोग करें तो भू इलेक्ट्रोड का आकार, साइज ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी हम लोग किस साइज़ का इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं उस पर भी हमारा अर्थ रेजिस्टेंस निर्भर करता है। अगली बात हम लोग करें तो भूमि की दूरी यानी स्पेसिंग ऑफ अर्थ प्लेट, जो अर्थ प्लेट यानी जो हम लोग अर्थ प्लेट यूज़ करते हैं उसके बीच की दूरी कितना है, इस पर भी हमारा अर्थ रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। भूतार का माप यानी कंडक्टर हम लोग अर्थवार में जो यूज लाए हैं उसका साइज़ क्या है, इस पर भी हमारा अर्थ रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। मेटल ऑफ इलेक्ट्रोड यानी जो हम किस पदार्थ का इलेक्ट्रोड प्रयोग में ला रहे हैं उस पर निर्भर करता है। मेटल ऑफ अर्थवार का जो पदार्थ है, किस पदार्थ का हम लोग अर्थवार प्रयोग में ला रहे हैं उस पर निर्भर करता है। और चारकोल व नमक की मात्रा, जो हम लोग गड्ढे खोदते हैं इलेक्ट्रोड को ढकने के लिए, उसमें हम लोग चारकोल या नमक की क्या मात्रा डाले हैं उस पर भी हमारा जो है अर्थ रेजिस्टेंस निर्भर करता है। तो कई कारण हैं, 8, 9, 10 कारण यहाँ पर आपको पॉइंट करके लिखे गए हैं। इसमें से आप 2-4 कारण याद रखिए, सॉइल कंडीशन, सॉइल टेम्परेचर, मॉइस्चर कंटेंट, साइज ऑफ इलेक्ट्रोड, स्पेसिंग ऑफ अर्थ प्लेट, साइज ऑफ कंडक्टर, मेटल ऑफ इलेक्ट्रोड, मेटल ऑफ अर्थ वायर और क्वांटिटी ऑफ चारकोल एंड सॉल्ट। इन सभी बिंदुओं पर हमारा अर्थ रेजिस्टेंस डिपेंड करता है दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट बात कि भू प्रतिरोध को कम करने की विधियाँ। अगर आप अर्थिंग बनाए हैं और अर्थिंग का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, अर्थिंग आपकी सही ढंग से काम नहीं कर रही है, तो इसको कम करने की विधियाँ क्या हैं, यहाँ पर देखिए विधियाँ। लेकिन तो विधियों को पढ़ने से पहले दोस्तों यहाँ पर एक टेबल दिया गया, इस टेबल को आपको पढ़ना और समझना दोनों ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए एक सारणी दी गई है, सारणी में आपको क्या लिखा गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं। विद्युत भार, भार का प्रकार यानी किस तरह का भार है, उसके लिए हम लोग भूतार की माप, किस साइज़ का हम लोग भूतार की माप लेंगे, और भू इलेक्ट्रोड की माप। भूतार अलग होता है और इलेक्ट्रोड अलग होता है, और ये बात पीछे आपको बताया गया कि जिस पदार्थ का आप लोग भूतार लेंगे उसी पदार्थ का हम लोग इलेक्ट्रोड प्रयोग में लाएंगे। तो देखिए घरेलू तार संस्थापन के लिए हम लोग कापर का अगर तार ले रहे हैं तो 14 SWG से कम माप का नहीं होना चाहिए। वहीं पर GI का ले रहे हैं तो 8 SWG से कम माप का नहीं होना चाहिए। वहीं पर एल्युमिनियम का ले रहे हैं तो 12 SWG से कम माप का नहीं होना चाहिए। तो ये भूतार की माप है। वहीं पर इलेक्ट्रोड की माप का साइज़ क्या होना चाहिए दोस्तों, देखिए अगर तांबा का ले रहे हैं तो तांबा का इलेक्ट्रोड हम लोग 60 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर गुणे 3.18 mm का हम लोग
तांबे का लेंगे इलेक्ट्रोड, वहीं पर Gi का ले रहे हैं, अगर Gi का तार प्रयोग कर रहे हैं तो Gi का इलेक्ट्रोड लेंगे। तो Gi का इलेक्ट्रोड किस साइज़ का होना चाहिए भाई, जो है 60 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर गुणे 3.35 mm का साइज़ का होना चाहिए। लंबाई, चौड़ाई और उसकी ऊंचाई दिया है दोस्तों mm में। वहीं पर अगर एल्युमिनियम का इलेक्ट्रोड ले रहे हैं तो 60 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर गुणे 6.3 mm माप का हम लोग एल्युमिनियम का इलेक्ट्रोड लेंगे। तो ये देखिए आपको किसके लिए दिया गया था, घरेलू तार संस्थापन के लिए। वहीं पर पोल भूसंपर्कन, यानी जो हम लोग पोल को लगाते हैं चालक तार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, तो वहीं पर प्रत्येक पोल को भूसंपर्कित करने की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए अगर हम लोग तांबा यानी कॉपर के तार का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं तो उसके लिए 8 SWG से कम माप का हम लोग कॉपर का तार प्रयोग में नहीं लाएंगे। Gi का ले रहे हैं तो 8 SWG से कम माप का नहीं होना चाहिए। वहीं पर एल्युमिनियम का प्रयोग नहीं होता है। हम लोग पोल के लिए एल्युमिनियम के तार का अर्थवार के रूप में प्रयोग में नहीं लाते हैं। उसके लिए हम लोग तांबे का प्लेट प्रयोग में नहीं लाते हैं, Gi का नहीं लाते हैं और एल्युमिनियम का प्रयोग में नहीं लाते। वहीं पर 10 हॉर्स पावर के लिए मोटर के लिए बात करें दोस्तों तो यहाँ पर जो है तांबे का भूतार हम लोग प्रयोग में नहीं लाते, Gi का नहीं लाते हैं। एल्युमिनियम का 12.5 mm का तार हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं। वहीं पर तांबे का न तो इलेक्ट्रोड हम लोग प्रयोग में लाते हैं, न तो Gi का यहाँ पर एल्युमिनियम का साइज़ दिया गया। इस तरह से आप अलग अलग जगहों के लिए आप देख सकते हैं, टेबल है, इस टेबल को आप अपनी बुक के माध्यम से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम लोग दोस्तों पढ़ रहे थे यहाँ पर देखिए आप जो है भू प्रतिरोध कम करने की विधियाँ, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग अर्थ रेजिस्टेंस, यानी अर्थ रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या विधि है। तो कई सारी विधि हैं, इसमें 5 विधि लिखा गया है। इसमें से किसी विधि का प्रयोग करके आप अर्थ रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भू इलेक्ट्रोड को समांतर में जोड़कर, यानी जैसे एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर है, दूसरा इलेक्ट्रोड यहाँ पर है, तो इनको समांतर में हम लोग इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करके अर्थ रेजिस्टेंस कम कर सकते हैं। वहीं पर भू इलेक्ट्रोड की संख्या बढ़ाकर हम लोग अर्थ रेजिस्टेंस कम कर सकते हैं। भू संपर्कन की गहराई बढ़ाकर, जो हम गड्ढा खोदते हैं उसकी गहराई बनाकर अर्थ रेजिस्टेंस कम कर सकते हैं। अगली बात लिखा गया है भू पाइप के चारों ओर का क्षेत्रफल बढ़ाकर, जो हम लोग पाइप को अंदर गाड़ते हैं, जो गड्ढा खोदते हैं उसके क्षेत्रफल को बढ़ाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके चारों ओर नमक व चारकोल का मिश्रण भर देना चाहिए, जिससे अर्थ प्रतिरोध हमारा क्या होना चाहिए, कम हो जाएगा। अगली बात लिखा गया भू पाइप के चारों ओर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर देने से भी अर्थ प्रतिरोध कम होना चाहिए। यानी कॉपर सल्फेट जो होगा इसकी वजह से हमारा जो अर्थ रेजिस्टेंस है वह कम हो जाता है दोस्तों। तो ये 5 विधि हैं, इसमें से किसी विधि का आप प्रयोग कर सकते हैं। भू संपर्कन के लाभ, एडवांटेज ऑफ अर्थिंग, यानी भू संपर्कन के क्या लाभ हैं, तो कई लाभ है, 5-6 लाभ है। इसमें से आप जो है जानते रहिए। सबसे पहले विद्युत झटका लगने से यह बचाता है, यानी विद्युत क्षरण होने पर उपकरण को छूने पर विद्युत झटका नहीं लगता है, यह अर्थिंग करने से लाभ होते हैं दोस्तों। दूसरी बात, विद्युत क्षरण होने पर विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, जो कि फ्यूज को गला देता है और विद्युत परिपथ भंग हो जाता है। यानी जब भी हमारा लीकेज करंट होता है तो अर्थिंग की वजह से हमारे करंट का मान बढ़ जाता है और फ्यूज हमारा क्या हो जाता है, गल जाता है। अगली बात लिखा गया उपकरण में धारा वहन न करने वाले धातु भाग अर्थ पोटेंशियल पर बने, भू विभव पर बने होते हैं, यानी 0 पोटेंशियल पर होते हैं। यानी हमारा कभी भी हमारी लीकेज करंट आ जाएगी तो वो हमेशा ग्राउंड हो जाएगी। आकाशीय बिजली से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। अगली बात कि इस तरह भवन तथा संस्थान की आकाशीय बिजली से सुरक्षा होती है, यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एडवांटेज है अर्थिंग करने के। और अगली बात लिखा गया उदासीन तार को भू संपर्कित करने से 3 फेज सप्लाई में असंतुलन की स्थिति नहीं बनती, यानी 3 फेज सिस्टम में अगर हम लोग अर्थिंग बनाए हैं तो हमारा अनबैलेंस का कंडीशन हमारे लिए नहीं प्राप्त होता है, यानी असंतुलन की स्थिति नहीं पैदा होती। असंतुलन का मतलब तीनों फेज में वोल्टेज और करंट का मान बराबर न होना असंतुलन की कंडीशन कहलाती है। और जब सिस्टम हमारा बैलेंस होता है तो तीनों फेज में, यानी जो R/B होती है उसमें हमारा तीनों फेज में वोल्टेज या करंट का मान बराबर होता है, संतुलन की कंडीशन होती है। अगर हम लोग अर्थिंग नहीं किए हैं तो इसके लिए नुकसान क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि भूतार टूटने व भूक्षण की स्थिति में छू जाने पर विद्युत का झटका लग सकता है। यानी अगर अर्थिंग नहीं की है या अर्थवार हमारा कहीं से टूट गया है, उसके बाद हम लोग अगर किसी मशीन को छू रहे हैं तो अगर उसमें लीकेज करंट आ रही है तो हमें विद्युत का झटका लग सकता है। यहाँ पर अगली बात लिखा गया, भूतार को उदासीन तार की तरह उपयोग में नहीं लाना चाहिए। यानी जो हमारा अर्थवार होता है दोस्तों, उसको न्यूट्रल वार की तरह हम लोग प्रयोग में नहीं लाएंगे। न्यूट्रल का काम अलग होता है और हमारा भूतार जो अर्थवार होता है उसका काम अलग होता है। भूतार टूट जाने पर 3 फेज वोल्टता प्रणाली को असंतुलित कर देती है, जिस कारण किसी एक फेज में वोल्टेज ज़्यादा होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो विद्युत उपकरण को हानिकारक होते हैं। यानी मैंने आपको बताया कि अर्थ वार अगर आपका कहीं से टूट गया है या अर्थिंग आपने नहीं किया है तो असंतुलन की स्थिति होगी, जिसकी वजह से किसी फेज़ में वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा और जो भी हमारा मशीन है वो सही ढंग से काम नहीं करेगा, तो यह इसके लिए हानियाँ होती हैं। अब देखिए दोस्तों, मेथड ऑफ अर्थिंग, यानी किस किस तरीके से हम लोग अर्थिंग करते हैं। यहाँ पर 3, 4, 5 मेथड हैं। यानी हमारा तार या स्टिप भूसंपर्कन, दूसरा छड़ भूसंपर्कन, कुंडली भूसंपर्कन, पाइप भूसंपर्कन और प्लेट भूसंपर्कन। ये 5 भूसंपर्कन दिया गया दोस्तों, इसमें से आपको सभी को पढ़ना है। उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब आगे के लिए अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए। इसी तरह से अगर आपको कोई डाउट हो, कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।